चिल्ड्रन क्लास 12th इंग्लिश में आज हम लोग पढ़ेंगे पोएम नंबर 2 दैट इज टाइटल एज एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम. दिस पोएम इज रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर हु इज अ वेरी फेमस poet of England, and he was exactly famous for his long essay writing. But in this narrative poem, the poet has described about his feelings, that how he feels when he finds that the condition of slum children are looking to be very pathetic and they are living in such a miserable situation. सो पोएट ये बताना चाहते हैं इस पोएम के माध्यम से कि जो स्लम बच्चे हैं उन बच्चों को हमारे समाज में मार्जिनलाइज कर दिया जाता है, उनको आइसोलेट करके किनारे रखा जाता है, उनके लिए एक सर्टेन बाउंड्रीज बना दी जाती हैं जिनके अंदर उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि इट इज़ योर एरिया एंड यू कैन नॉट अलाउ टू कम फ्रॉम दैट स्लम एरिया टू द प्रॉस्परस प्लेस वेयर द अदर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी यूज टू लिव. या आप ये कह सकते हैं कि जो और सोसाइटी के बच्चे जो उससे अलग रहते हैं उनसे उनको अलग थलग करके रखा जाता है, जिसको हम लोग मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी कहते हैं या स्लम कम्युनिटी कहते हैं. तो चिल्ड्रन आप ध्यान से सुने अगर कि इस पोएम में जो टाइटल है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, ये टाइटल ही अपने आप में सजेस्ट करती है कि हाउ द पोएट हैज डिस्क्राइब कि एक स्कूल क्लासरूम खोला गया है. कहाँ खोला गया है? स्लम में खोला गया है, यानी कि स्लम एरिया में खोला गया है, स्लम चिल्ड्रन के लिए खोला गया है. और एलिमेंट्री का मतलब होता है बच्चों प्राइमरी का मतलब होता है कि जो प्राइमरी एजुकेशन दी जाती है, ऐसा एक प्राइमरी स्कूल खोला गया है स्लम एरिया में स्लम बच्चों के लिए. तो पोएट ने इस पूरे पोएम को एक ऑन द होल इस तरह से डिस्क्राइब किया है, वेयर द पोएट इज ट्राइंग टू टेल दैट व्हेन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी व्हेन ही वेंट देयर एंड ही विजिटेड द क्लासरूम, what he finds there, and that is he has described here in the various paragraph of the poem. So if we start the poem, then we see that how the poet has described that when he went there and what he noticed first, that he has described in the first part of the poem. तो उस पोएम की पहले पैराग्राफ को अगर हम लोग समराइज करें या उस लाइन को देखें तो क्या कहता है पोएट, देखिए, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स. गस्टी मतलब होता है स्ट्रॉन्ग विंड्स को कहते हैं, तेज हवा के झोंके इनको कहा जाता है. दी चिल्ड्रन फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स इज अ वाइल्ड प्लांट. जंगली पौधों को आप कहते हैं जिनको खरपतवार भी कहा जाता है, लिटरली उनको वीड्स कहा जाता है. और बच्चों यहाँ पर लाइक रूटलेस लगा है, इसलिए फिगर ऑफ स्पीच से ये सिमिली है, ध्यान दीजिएगा. तो पोएट ने डिस्क्राइब किया कि जो बच्चे वहाँ दिखाई पड़ते हैं, जब वो वहाँ पे जाते हैं क्लासरूम में, तो वो देखते हैं कि जो बच्चे हैं उनके चेहरे एकदम ऐसे लगते हैं जैसे वो अनसेल्टर्ड है, अनकेयर्ड है, जैसे एक प्लांट बिना रूट का दिखाई पड़ता है, इल नर्चर्ड दिखाई पड़ता है. इस तरह के बच्चे वो दिखाई पड़ते हैं, उनके चेहरे एकदम डिप्रेस्ड हैं. द हेयर टर्न अराउंड देयर पायलर स्टैंड फॉर डिजीज्ड कलर. ये बीमारी का रंग प्रदर्शित करता है, दो इट इज कॉल्ड फॉर द पीला या येलो के लिए कहा जाता है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट पार्लर इट मीन्स उनके जो चेहरे का कलर है वो एकदम पीला पड़ा हुआ है, जैसे वो बीमार दिख रहे हैं. उनके बाल बिखरे हुए हैं. द हेयर टर्न अराउंड इट इज दे हैव नॉट कॉम्ड देमसेल्व्स. यानी कि आप देखो ना कि बच्चों में क्या चेंज आया. बच्चे वहाँ पे क्लास में आए हैं, बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं, उनके चेहरे एकदम डिप्रेस्ड हैं, मुरझाए हुए हैं, उनका बाल बिखरा हुआ है, चेहरे पे एक पीलापन है जो उनके अनहेल्दी होने का को डिस्क्राइब करता है. उन बच्चों के बीच में एक टॉल गर्ल बैठी हुई है विथ हर वेडेड हेड का मतलब डिप्रेस्ड हेड, वेडेड डाउन हेड यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा. इट मीन्स डिप्रेस्ड हेड का मतलब यह है कि वो उन बच्चों के झुंड में एक लड़की बैठी हुई है जो लंबी है, लेकिन उसका सर ऐसे झुका हुआ है, ऐसे बैठी हुई है जैसे बहुत डिसअपॉइंटेड है, एज सी इज लुकिंग वेरी मच ओवरबर्डेंड. द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रैट साइज. लड़का दिखाई पड़ रहा है जो बहुत लीन एंड थिन है, इसीलिए उसको कंपेयर किया गया है पेपर की तरह. ये बेटा यहाँ पर मेटाफर है, ध्यान दीजिएगा. फिगर ऑफ स्पीच के टर्म से ये मेटाफर है जिसको रूपक अलंकार हम लोग कहते हैं. विथ रैट आइज कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स की यहाँ पे राइटर ये बताना चाहता है कि डिसअपॉइंटिंग कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन, कि कैसे वो बच्चे वहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, उन बच्चों की जो फिजिक है वो किस तरह की है. तो अभी हमने बताया कि एक बच्ची ऐसी दिख रही है जो बहुत डिसअपॉइंटिंग दिख रही है, मानो सी इज ओवरबर्डेंड विथ टू मच प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज. अ बॉय हु इज लुकिंग टू बी एज लीन एंड थिन एज अ पीस ऑफ पेपर and his eyes are looking like rat size. It is written here completely, and again it is metaphor. एंड व्हाट द स्टंटेड मीन्स होता है अनडेवलप, जो अविकसित हो, यानी कि जो प्रॉपरली ग्रो ना करता हो उसको हम
स्टंटेड कहते हैं। अनलकी मतलब अनफॉर्चुनेट, हेयर का मतलब डिसेंडेंट होते हैं यानी कि वंशज या उत्तराधिकारी कहा जाता है। ट्विस्टेड बोन्स, रिसाइटिंग ऑफ फादर, नाल्ड डिजीज। नाल्ड इज अ काइंड ऑफ डिजीज एग्जैक्टली, इट इज़ द नेम ऑफ अ डिजीज जिसको हम लोग जनरली अर्थराइटिस कहते हैं या गांठ जैसी कोई बीमारी कहते हैं। तो उनको बीमारियां भी दिखाई पड़ रही हैं। क्या दिखाई पड़े? पोएट ने कहा यहाँ पे कि ये अनग्रो यानी कि ये बच्चे जो ठीक से डेवलप भी नहीं है। इन बच्चों को पोएट ने कहा है दे आर अनलकी हेयर ऑफ देयर पेरेंट्स। वाई? बिकॉज दे हैव गॉट नथिंग इनहेरिटेंस, दे हैव गॉट एक्सेप्ट ओनली द डिजीज फ्रॉम देयर पेरेंट्स। उनको अपने पिता से विरासत में बीमारी मिली है। आसानी से अगर आप समझें तो जैसे और अच्छे घर के बच्चों को क्या मिलता है? उनको विरासत में अच्छी लाइफ स्टाइल मिलती है, अच्छा खाना पीना मिलता है, हर सुख सुविधाएं मिलती हैं। बट यहाँ पे इन बच्चों को विरासत में क्या मिला है? उनको अपने पेरेंट्स से वो बीमारियां मिली हैं जो ट्रांसमिट होती हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो दैट इज वाई द पोएट हैज कॉल्ड दीज चिल्ड्रन अनफॉर्चुनेट। सो दे आर एग्जिबिटिंग व्हाट? दे आर एग्जिबिटिंग द डिजीज with which their parents had suffered, and now they are learning the boy is learning his lesson from his desk. At back of the dream class, one unnoted sweet and young. अब उसी क्लास में एक एक्सेप्शन भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि एक बच्चा उसमें ऐसा दिखाई पड़ता है जो नोटिस नहीं होता है क्योंकि वो पीछे बैठा हुआ है। यहाँ पे एक बात और ध्यान देना, यहाँ पे लिखा है ड्रीम क्लास। तो डिम इज यूज हियर सिंबॉलिकली। सिंबॉलिकली मीन्स ये है कि क्लास के अंदर जो लाइट वगैरह है वो भी ठीक नहीं है, और क्लास का जो एटमॉस्फेयर है वो भी बहुत ग्लूमी है, यानी कि बहुत उदासी से भरा हुआ क्लास है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि उन बच्चों में कोई एनर्जी है या कोई एक्साइटमेंट है। एंड ऑफ कोर्स क्लासरूम में टीचर नहीं थे। इन एब्सेंस ऑफ टीचर द क्लास वॉज रनिंग। तो दिस इज द ट्रू पिक्चर ऑफ द प्राइमरी स्कूल्स विच आर जनरली ओपनड बाय द गवर्नमेंट इन द स्लम एरिया। तो पोएट ने बताया कि उसी क्लास में एक बच्चा ऐसा बैठा हुआ है जो उनसे अलग दिखाई पड़ रहा है। ही इज लुकिंग टू बी डिफरेंट। वाई ही इज डिफरेंट? बिकॉज ही इज लुकिंग स्वीट एंड यंग, क्योंकि वो उनके कंपेरेटिवली हेल्दी दिखाई पड़ रहा है। उसके चेहरे पे एक साइनिंग दिखाई पड़ रही है। क्यों साइनिंग दिखाई पड़ रही है? बिकॉज हिज आईज लिव इन अ ड्रीम। सो स्टूडेंट्स यू कैन अंडरस्टैंड, जब हम कहते हैं ना कि उसकी आंखों में सपने हैं, इसका मतलब क्या है कि उसको उसकी उम्मीदें हैं, अभी उसके पास कुछ सपने हैं, उसके पास उम्मीदें हैं, यानी कि वो होपफुल है। व्हाट इट मीन्स टू से। जबकि और बच्चे कैसे दिख रहे थे? होपलेस दिख रहे थे, डिसअपॉइंटेड दिख रहे थे। बट ये बच्चा कैसा दिख रहा है? ये बच्चा ऐसा दिख रहा है जैसे उसके आंखों में कुछ सपने हैं। He wanted to do something different from these children, like a squirrel game. यहाँ पे देखिए कि स्क्वायरल गेम के एग्जाम्पल दिया गया है। स्क्वायरल का मतलब आप जानते हैं गिलहरी होती है, और गिलहरी को आपने देखा होगा बाय नेचर वो कभी भी एक जगह पे नहीं रुकती, फुदकती रहती है, मूव करती रहती है। तो वो एक सर्टेन एरिया में रिस्ट्रिक्ट नहीं होती। तो ये बच्चा भी उसी तरह से चाहता है कि हम स्लम वर्ल्ड में रिस्ट्रिक्ट ना हो। क्यों? क्योंकि उसकी आंखों में कुछ सपने हैं, कुछ बड़े सपने हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही होपफुल दिखाई पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही एनर्जाइज दिखाई पड़ रहा है, और वो इनसे अलग कुछ करना चाहता है। सो दिस इज ऑल डिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट पार्ट। अदर देन दिस स्टैंड फॉर कि जो और बाकी के बच्चों का पिक्चर डिस्क्राइब किया गया इस पोएम के थ्रू, उनसे वो अलग है, वो उनसे अलग होकर के काम करना चाहता है। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट में पोएट ने, फर्स्ट पैराग्राफ में पोएट ने ये डिस्क्राइब किया है कि वो किस तरह के बच्चे वहाँ पे नोटिस करता है जब वो उस स्कूल को विजिट करता है। कमिंग टू द सेकेंड पैराग्राफ, तो सेकेंड पैराग्राफ में स्टूडेंट्स पोएट ने ये डिस्क्राइब किया है कि वहाँ वो क्लासरूम की कंडीशन कैसी थी। तो उस क्लासरूम की कंडीशन में पोएट ने डिस्क्राइब किया है कि ऑन सोर क्रीम वॉल्स, कि जो क्लासरूम के वॉल्स थे, जो दीवारें थी क्लासरूम की, वो उनके जो कलर थे वो फेड हो चुके थे। सौर का मतलब होता तो खट्टा है, सौर, यस, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट, बट इट इज हियर यूज्ड एज अ फेडेड। और क्रीम स्टैंड फॉर द कलर। यहाँ कि यहाँ पर पोएट ये बताना चाहता है कि जब वो उस क्लासरूम को देखता है तो क्लासरूम की दीवारें जो है दिखाई पड़ती हैं, वो चारों दीवार, हर तरफ से जो दीवारें हैं उसका जो पेंट है वो फेड हो चुका है। एंड द वॉल इज पेंट ऑन द शेक्सपियर हेड, और उन दीवारों पे क्या बनाया गया है? शेक्सपियर की फोटो बनाई गई है, और ब्यूटीफुल मैप्स बनाए गए हैं जिसमें फ्लावर्स हैं, बेल्स हैं, टैरोल, ये इतना खूबसूरत बन पड़ा है, लाइक टैरोलीज वैली। तो टैरोलीज वैली से कंपेयर किया गया है। मतलब ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जो क्लासरूम की दीवारें थी वो तो फेडेड हो चुकी थी, उनका कलर लगभग हल्का पड़ चुका था, बट उन दीवारों पे ही कुछ चीज़ें बनी हुई थी। एक पेंटिंग बनी हुई थी, एक मैप बना हुआ था, उस मैप में शेक्सपियर की फ़ोटो बनाई गई थी, शेक्सपियर हेड लिखा हुआ है वहाँ पर, और इसके अलावा ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे, बेल्स थे, एंड बिल्डिंग्स बनाई गई हैं। वो बिल्डिंग्स विच आर इन रियल फाउंड इन द
डेवलप एरिया और फॉर द रिच पीपल ऐसी बिल्डिंग, मतलब सुंदर सा एक वर्ल्ड बनाया गया है उस मैप के थ्रू। तो पोएट ने ये कहा कि इस मैप को यहाँ बनाने का एक जो वजह लग रहा था वो इसलिए लग रहा था कि वो चिल्ड्रन को इंस्पायर करना चाहते हैं कि देखो बेटा जो रियल वर्ल्ड है वो कैसा होता है। बिकॉज दीज चिल्ड्रन यूज टू लिव इन द स्लम एरिया, सो दे आर टोटली अननोन टू द रियल वर्ल्ड और आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड वेयर दे आर नेवर एबल टू रीच और वेयर दे आर नेवर एबल टू गो और वेयर दे आर नॉट अलाउड टू गो, यू कैन से कि उनको वहाँ जाने की भी अनुमति नहीं मिलती। तो वो वहाँ पर इस तरह का मैप बना हुआ है। बट पोएट को लगता है कि ना कि दिस मैप इज शोइंग द रियल वर्ल्ड टू द स्लम चिल्ड्रन। अवॉइडिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड एक लाइन लिखी हुई है पोएम के सेकंड पैराग्राफ की लाइन में, द अवॉइडिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। इसका मतलब ये है कि दिस मैप इज ट्राइंग टू टेल द स्लम चिल्ड्रन कि दिस इज द रियल वर्ल्ड, यानी कि ये रियल वर्ल्ड है जो इतना खूबसूरत बन पड़ा है। बट पोएट ये कहता है कि इनके लिए वो मैप कोई काम का नहीं है, यूजफुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दिस मैप इज नॉट प्रोवाइडिंग देम एनी विंडो, यानी कि इस मैप से इनको कोई विंडो नहीं मिल रहा है, इनको रियल में उस जगह पहुंचने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। विंडो स्टैंड फॉर हियर अपॉर्चुनिटी और द चांस, क्योंकि ये स्लम चिल्ड्रन तो स्लम एरिया में रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं, उनको वहां से निकलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। तो पोएट ने ये बताने की कोशिश की है कि ये वर्ल्ड जो बताया जा रहा है, अवॉइडिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, इस लाइन का मतलब ये कहना चाहता है पोएट कि इन बच्चों को बताने की कोशिश की गई है, लेकिन ये वास्तव में बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इस मैप से उनको कोई वहाँ पहुँचने का कोई पाथ, कोई वे, कोई अपॉर्चुनिटी उनको प्रोवाइड नहीं हो रहा है। तो पोएट ने कहा कि इन बच्चों से इस ब्यूटीफुल मैप की तरह की बातें करना, उनको ब्यूटीफुल वर्ल्ड के बारे में बताना कि इट इज़ द ब्यूटीफुल स्टार्स एंड ब्लू स्काई, तो दे लिव इन सच अ लीड प्लेस, सच अ नैरो प्लेस वेयर दे आर नॉट इवन इजीली एबल टू सी द ब्लू स्काई, कि वो इतने नैरो स्ट्रीट पे रहते हैं, इतने तंग जगहों पे रहते हैं जहाँ पे उनके लिए ब्लू स्काई देखना भी मुश्किल होता है। सो दे आर फार अवे फ्रॉम द रिवर्स एंड माउंटेन्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड। तो पोएट ने बताना चाहता है कि इस चीज़ों का कोई बहुत मतलब इनके लिए नहीं है, क्योंकि इन रियल लाइफ दे आर नेवर गोइंग टू गेट दीज थिंग्स। वाई? बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू गेट एनी अपॉर्चुनिटी बाई ओनली ड्रॉइंग अ मैप ऑन टू द वॉल ऑफ द क्लासरूम। हम लोगों ने देखा कि किस तरह से बच्चों की जो कंडीशन है स्लम चिल्ड्रन की या उस क्लासरूम की, बहुत ही पैथेटिक है, बहुत ही मिजरेबल है, क्योंकि दे आर द चिल्ड्रंस फ्यूचर आर लुकिंग लाइक पेंटेड विथ फॉग। एक लाइन उसमें कोट की गई है जिसको आप ध्यान दीजिएगा। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि उनका बच्चों का जो फ्यूचर है वो बहुत ही फॉग, मतलब अनक्लियर दिखाई पड़ा। फॉग का मतलब वैसे धुंध कोहरा होता है, फॉग का मतलब कोहरा होता है, कोहरे में कोई चीज़ हमें साफ नहीं दिखाई पड़ती। तो पोएट ये बताना चाहते हैं कि उनका जो फ्यूचर पेंटेड विथ फॉग, इट मीन्स उनका फ्यूचर बहुत ही साफ सुथरा क्लियर दिखाई ही नहीं पड़ता, यानी कि दे आर लिविंग इन डार्कनेस। So talking to them the beautiful world when they are far away from rivers, caves and stars of worlds, it means it is just an ironical part we are playing. Irony means कि हम उनसे विपरीत बातें कर रहे हैं और तो टोटली कॉन्ट्रास्टिंग बात कर रहे हैं कि द वर्ल्ड इन विच दे यूज टू लिव एंड द वर्ल्ड विच आर सोन इन द मैप। तो इसी तरह से रेफरेंस में लेकर के पोएट ने आगे के पैराग्राफ में बताया है पोएट ने क्या कहा है। पोएट ने तो सीधे डिक्लेयर किया है कि वो जो मैप है एक बैड एग्जाम्पल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टूडेंट्स इसको ध्यान से सुनिएगा कि वाई द पोएट हैज कॉल्ड द मैप इज अ बैड एग्जाम्पल। तो पोएट ने इसलिए कहा है कि पोएट ये बताते हैं कि सिर्फ मैप बना देने से उनको हम रास्ता नहीं देते हैं, उनको सिर्फ चीज़ें बताते हैं, वहाँ पहुँचने का वे नहीं देते, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं देते, उनको चांस नहीं देते। तो ये मैप उनके लिए गुड एग्जाम्पल नहीं बना, बैड एग्जाम्पल बना। कैसे? जरा इस लाइन को देखें। तो पोएट ने कहा श्योरली शेक्सपियर इज वीक्ड। वीक्ड का मतलब यहाँ पे यूजलेस से है कि पोएट ये बताना चाहते हैं कि द इमेज ऑफ शेक्सपियर विच इज ड्रॉन देयर ऑन टू द वॉल, इट इज यूजलेस हियर एंड द होल मैप इज अ बैड एग्जाम्पल इंक्लूडिंग द शेक्सपियर इमेज। वाई? बिकॉज विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। क्यों? क्योंकि उसमें जो सुंदर चीज़ें दिखाई गई हैं, जैसे अच्छे बिल्डिंग्स दिखाई गई हैं, फ्लावर्स दिखाए गए हैं और अच्छी अच्छी जो चीज़ें बेल्स दिखाई गई हैं, वो जहाज और बढ़िया सूर्य और चीज़ें दिखाई गई हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं? उन बच्चों को अपनी तरफ टेम्पटिंग मतलब आकर्षित कर रही हैं, ललायित कर रही हैं। एंड व्हाट हैपेंस देन? बिकॉज दीज चिल्ड्रन आर नॉट गेटिंग द चांस to reach to the such place or to such opportunity to get these things which are described in the map, तो वो अट्रैक्ट तो होते हैं लेकिन उनको वहाँ जाने का रास्ता नहीं मिलता। तो वो क्या सीख लेते हैं? वो उनको किसी तरह से पाने के लिए चोरी करना शुरू कर देते हैं। तो पोएट ने कहा कि इन स्पाइट ऑफ डेवलपिंग द गुड हैबिट्स, दिस मैप इज डेवलपिंग व्हाट? अ बैड हैबिट लाइक अ एक्ट ऑफ थीविंग और एक्ट ऑफ स्टीलिंग समथिंग। तो चोरी की आदत सिखा रहे हैं।
तो ये पोएट ने कहा कि ये मैप बैड एग्जाम्पल है। फॉर द लाइफ दैट स्लाइली का मतलब होता है मिस्टीरियसली, मतलब गुप्त रूप से, सीक्रेटली। टर्न इन देयर क्रैम्प मतलब नैरो होता है, बहुत सकरे। होल्स, यहाँ पे होल देखिए मेटाफोर के रूप में इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि वो बहुत छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते हैं। तो जैसे उनको चूहे की आंख से कहा गया था, उसी तरह से उनके घर को चूहे के छेद की तरह, जैसे चूहे बिल में रहते हैं, उस होल से कंपेयर किया गया है कि वो इतनी सक्रिय जगह पे रहते हैं, जहाँ पे फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, वहाँ पे उनके जीवन में सिर्फ लाइट तो कभी आती नहीं। लाइट मतलब इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं करो, लाइट मतलब कोई उम्मीद, कोई सपने, कोई हैप्पीनेस, देयर इज नथिंग लाइक दैट। व्हाई? बिकॉज देयर होल लाइफ इज पास्ट इन द फॉग एंड द एंडलेस नाइट, यानी कि जो डार्कनेस उनके जीवन में है वो खत्म होता दिखाई नहीं पड़ता। तो ऐसी परिस्थिति में जब ये बच्चे इतने डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन में रह रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ मैप बना देने से उनकी लाइफ बहुत फ्रूटफुल नहीं होनी है। हाउ दे लिव? दे लिव ऑन देयर स्लैग हीप, उनके घर के पास कूड़े करकट, झोपड़पट्टियों में गंदगी, और उस गंदगी में वो बैठे रहते हैं। दीज चिल्ड्रन वियर्स स्किन्स पीप्ड थ्रू बाई बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विथ मेंडेड ग्लास लाइक बॉटल बीट्स ऑन स्टोन्स। यहाँ पर फिर सिमली है, ध्यान दीजिएगा, फिगर ऑफ स्पीच से। क्या कहता है पोएट कि ये बच्चे कूड़े करकट के ढेर पे बैठे रहते हैं और उनको देख करके लगता है कि वो इतने अनहेल्दी हैं, इतने वीक हैं कि उनकी जो पहनने के नाम पे जो उनके शरीर पे स्किन है, यानी कि जो वो स्किन उनके हड्डियों को कवर किया है, बोन्स को कवर किया गया है, ऐसा लगता है कि वो बोन्स उसमें से बाहर निकलते दिखाई पड़ते हैं। मतलब दे आर वेरी वेरी वीक एंड यू कैन सी ऑल द इवन द बोन्स ऑफ देयर बॉडी एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विथ मेंडेड ग्लास। कुछ बच्चों ने चश्मे पहन रखे हैं, उन चश्मों का जो शीशा है वो टूटा है और टूटने की वजह से उसको मेंडेड मतलब होता है रिपेयर करना, कि फिर उन्होंने उसको क्या किया, रिपेयर किया है। आप समझते हैं कि किसी चश्मे का जो ग्लास है वो टूट जाएगा तो फिर वो यूजफुल नहीं होता, क्योंकि उसकी सारी जो उसमें पावर दी जाती है, देखने की कैपेसिटी दी जाती है, या जो उसका पावर सेट होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। बट ये बच्चे इतने गरीब हैं, तो ये उनकी पुअर कंडीशन को डिस्क्राइब करता है ये दोनों लाइन, कि वो कूड़े करकट के ढेर बैठे बच्चे जिनकी हड्डियां बाहर निकलती हुई दिखाई पड़ती हैं, मतलब ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे बड़े गरीब, बहुत ही उनकी हड्डियों को आप काउंट कर सकते हैं। और वो चश्मा भी ऐसा पहने हैं, चश्मे जैसी ज़रूरी चीज़, उसका अगर वो उनका चश्मे का जो ग्लास है वो मेंडेड है, मतलब रिपेयर किया गया है, और मामूली नहीं, वो ऐसे टूटे हुए लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, देखिए लिखा हुआ है, मतलब उनके ग्लास जो टूटे हुए हैं ना वो टुकड़ों में टूट गए हैं, फिर भी उनको वो क्या करते हैं, रिपेयर करके अपना काम चलाते हैं। इसका मतलब दे आर लिविंग इन सच अ पुअर कंडीशन। सो ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। यहाँ पे देखिए टाइम और स्पेस का इंटरसेक्शन दिखाया गया है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या पोएट ने इस लाइन में कोई टाइम एंड स्पेस का इंटरसेक्शन, मतलब एक दूसरे को काटा है साथ में, तो आप कह सकते हैं यस, देयर टाइम एंड स्पेस इज इंटरसेक्टेड। व्हाई? बिकॉज दे पास देयर होल टाइम एंड स्पेस इन फॉगी स्लम एरिया, जहाँ पे कोई चीज़ साफ नहीं दिखाई पड़ती, हर चीज़ स्लम होती है। सो पोएट क्या कहता है अंत में इस पैराग्राफ के, कि ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम एज बिग एज डूम। तो पोएट ने कहा कि इससे अच्छा है कि इस मैप को हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि ये मैप भी उनके जीवन में एक तरह से बर्बादी लाते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको कोई फायदा नहीं होता बल्कि इससे उनका नुकसान होता है। तो पोएट ने इस तरह से इसको बताया कि ये पूरा मैप जो है बैड एग्जाम्पल है, क्योंकि इससे इनको कोई चांस तो मिल नहीं रहा है। रियल में तो इनको इस तरह की लाइफ मिलती है जो पूरी तरह से कॉन्ट्रास्ट है उस लाइफ के जो मैप में डिस्क्राइब किया गया है। तो इसलिए पोएट ये मानता है कि इसको हटा देना चाहिए, क्योंकि इस मैप से उनके लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा है, और चेंज जो आ रहा है वो निगेटिव आ रहा है, यानी कि वो बर्बाद हो रहे हैं या उनकी लाइफ में और प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो हम लोगों ने ये देखा कि किस तरह से पोएट इस बात को स्ट्रांगली कहता है कि इस मैप का कोई फ़ायदा इनको नहीं है। तो अब देखो, अभी तक पोएट ने ये कहा कि इस स्कूल का खुलना या इस स्कूल में जो चीज़ें थी वो कहीं से भी कोई पॉजिटिविटी पोएट ने नहीं देखा कि इससे कोई बहुत बड़ा चेंज स्लम बच्चों की लाइफ में आया हो, या उनके लिविंग स्टाइल में आया हो, या उनके अपीयरेंस में आया हो, या उनके टॉकिंग मैनर में आया हो। क्योंकि पोएट ये मानता है कि भाई वो एक कैजुअल अप्रोच के साथ एक स्कूल खोल दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। अब वो कौन चला रहा है, कौन देख रहा है, टीचर वहाँ पाए नहीं गए, टीचर आए नहीं, बच्चे वैसे बैठे हुए हैं। तो ओवरऑल एक पोएट ने देखा कि इससे बहुत ही शॉर्ट कमिंग्स थी, बहुत सी कमियाँ थी। तो फिर उन्होंने उन रिस्पॉन्सिबल लोगों को इन्वाइट किया। अगली लाइन में जरा देखेंगे हम लोग कि अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर एंड विजिटर, ये जो 3 पर्सन्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ये वे रिस्पॉन्सिबल लोग हैं जिनकी देख रेख में वो स्कूल चलना है। तो पोएट ने क्या कहा है कि दीज कंडीशन ऑफ दीज स्लम चिल्ड्रन कैन नॉट बी चेंज्ड अनलेस the governor, inspector and visitor will do the work with responsibility and take notice of this. What?
कि अनलेस दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, मैंने विंडो का मतलब बताया था अभी आपको कि यहाँ विंडो एग्जिस्ट कर रहा है एक अपॉर्चुनिटी के लिए, चांस के लिए, पाथ के लिए या वे के लिए। और लिटरली भी आप देखें ना, विंडो क्या होता है, इट इज अ वे ऑफ कमिंग पासिंग द एयर एंड लाइट। तो विंडो एक तरह का रास्ता प्रदान करता है। तो पोएट ने क्या कहा कि इस मैप से कुछ नहीं होने वाला जब तक ये मैप उनके लिए विंडो नहीं प्रोवाइड करता। और यही सबसे बड़ी पिटिफुल बात थी कि सबसे पेनफुल पार्ट इसका है कि दैट विंडोज आर शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स। कैटाकॉम्स का मतलब होता है ग्रेव, जिसको हम लोग कब्र कहते हैं, और कैटाकॉम्स का मतलब होता है अंडरग्राउंड कब्र, कि जमीन के काफी नीचे जब कोई चीज दफन करने के लिए खोदी जाती है तो उस कैटाकॉम्स को कहते हैं अंडरग्राउंड ग्रेव। तो पोएट ने कहा कि ये तो जीते जी ही ऐसे कैद हो जो गए हैं जैसे कोई कब्र के अंदर कोई डेड बॉडी रख करके उसको लॉक कर दिया जाता है। तो पोएट ने कहा कि इनके तो सारे रास्ते बंद हैं, देयर ऑल द विंडोज आर शट। हाउ इट इज शट? लाइक कैटाकॉम्स, जैसे ग्रेव पूरी तरह से बंद रहता है वैसे इनके सारे रास्ते बंद हैं। तो पोएट क्या कहता है कि कैसे इनकी कंडीशन हम सुधार सकते हैं? तो पोएट ने कहा ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। टाउन स्टैंड फॉर डेवलप एरिया, डेवलप्ड एरिया। सो सिविलाइज्ड लोग जहां पे रहते हैं। पोएट ने कहा कि इसलिए उन सारे रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ने की जरूरत है, उन सारी बाउंड्रीज को तब तक तोड़ने की जरूरत है जब तक ये दे स्टैंड करता है स्लम चिल्ड्रन के लिए, कि ये स्लम लोग उसको तोड़ करके टाउन एरिया में आ जाए। मतलब देयर शुड बी नो डिफरेंशिएशन बिटवीन स्लम वर्ल्ड एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसको हम लोग सिविलाइज्ड वर्ल्ड कहते हैं या जिसको हम लोग रिच या प्रॉस्परस सोसाइटी कहते हैं। तो यहाँ पे पोएट ये बताना चाहता है, देखिए कि अगर ये स्लम वर्ल्ड को हम लोग क्या करते हैं, उनको आइसोलेट करते हैं, उनकी एक बाउंड्री होती है कि देखो तुमको इसी एरिया में रहना है, यहीं पे स्कूल खोल दिया गया है। लेकिन अब पोएट क्या कह रहे हैं कि इन बाउंड्रीज को तोड़ दीजिए और इनको मिंगल होने दीजिए एक दूसरे के साथ, क्योंकि जब स्लम चिल्ड्रन रेस्ट ऑफ द सोसाइटी के चिल्ड्रन के साथ मिक्सअप होंगे तो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कैसे मिलेगी? कि उनको भी शो द चिल्ड्रन, देखिए आगे की लाइन क्या पोएट कहते हैं, कैन शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, कि इन बच्चों को भी अपने हरे भरे खेत देखने का मौका मिले। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अज्योर, अज्योर मतलब ब्लू स्काई, ब्लू स्काई के लिए यहाँ स्टैंड किया गया है। वैसे अज्योर का मतलब ब्लू होता है, बट हियर इट स्टैंड फॉर द नीला आकाश। एंड ऑन गोल्ड सैंड्स, तो पोएट ने कहा कि इन बच्चों को घूमने का मौका मिले, हर जगह जाने का मौका मिले, जैसे हरे खेत देखने का मौका मिले, इनको ब्लू स्काई के नीचे दौड़ने का मौका मिले, जहाँ पे समुद्र के किनारे सुनहले रेत दिखाई पड़ते हैं उन पे दौड़ने का मौका मिले। एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स, यहाँ पे ध्यान दें आप, लेट देयर टंग्स रन नेक्ड। रन नेक्ड मीन्स क्या? कि उनकी जुबान पे बोलने का या पढ़ने का मतलब जो चीज़ वो सीखना चाहे या जो अपने को एक्सप्रेस करना चाहता है, उनको एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता मिले, कि उनको एक्सप्रेशन पावर ऑफ एक्सप्रेशन मिले, कि वो फ्री होकर के जो चीज़ पढ़ना चाहते हैं या जो चीज़ सीखना चाहते हैं उसको सीख पाए, पढ़ पाए। तो रन नेक्ड इनटू बुक्स, द वाइट एंड ग्रीन लीव्स, लीव्स स्टैंड फॉर द पेजेस ऑफ द बुक्स। जैसे कोई बुक आप पढ़ते हैं तो उसके अलग अलग पेज होते हैं, तो उस पेज के डिफरेंस को शो करने के लिए अलग अलग कलर यहाँ शो किया गया। देखेंगे आप कि व्हाइट एंड ग्रीन, व्हाई द टू कलर्स इज यूज्ड हियर, आर यूज्ड हियर to show the difference of the different pages of a book, because every page of a book has the difference of the knowledge and difference of the content। तो हर पेज अलग अलग नॉलेज देता है। तो पोएट ये बताना चाहते हैं कि उनको हर बुक पढ़ने का मौका मिले, बुक की हर किताब पढ़ने का मौका मिले विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। एंड लेट देम अवेयर अबाउट द हिस्ट्री, उनको हिस्ट्री जानने का मौका मिले, टू नो देयर हिस्ट्री हुज लैंग्वेज इज सन। यहाँ पर फिर आप देखिए एक मेटाफर के रूप में इसको इस्तेमाल किया गया है। कैसे? क्योंकि पोएट ने कहा कि जब when these children will get the equal opportunity like the rest of the children, then they will be able to see each and everything, they will be able to read each and everything which they want, they are free to go in any school, they are free to get education anywhere. Then what will happen? Their life will become filled with knowledge, and the knowledge will act as a light. So it is symbolically used here, whose language is sun, means every book is like a sun. Why? Because as sun spread lights, similarly the book also spread the lights of knowledge, and that knowledge remove the darkness of each and everyone. तो इन स्लम बच्चों की भी डार्कनेस तभी खत्म होगी जब उन बच्चों को भी उसी तरह से इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जिन बच्चों को सोसाइटी से मार्जिनलाइज किया गया, उन बच्चों को, स्लम बच्चों को भी रेस्ट ऑफ द सोसाइटी के साथ मिलने का मौका मिलेगा। तब वो बच्चे अपने उनकी लाइफ स्टाइल में या उनके रहन सहन में या उनके जीवन में रियल चेंज आएगा। ये पोएट का मानना है, और इस तरह से पोएट ने इस पोएम को यहाँ पे आकर के कंक्लूड किया है
कि जब इन बच्चों को हम इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, उनके रिस्ट्रिक्शन सारे हटा देंगे, तब ये बच्चे जो है परफॉर्म करेंगे या उनके लाइफ में चेंज आएगा। तो यह पूरा पोएम था एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम रिटेन बाय स्टीफन स्पेंडर। आपकी कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर के सब्सक्राइब करें, उस कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखें और उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाएगा व्हेन वी आर गोइंग टू हैव आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।